कांग्रेस भवन में हमारे कांग्रेस पार्टी में एक नई ज्वाइनिंग हो रही है। मदन रावल वासिया जी की, जो वरिष्ठ भाजपा नेता है, पूर्व में नलवा हल्का से भाजपा से 2009 में उम्मीदवार रह चुके हैं। वो इनका कांग्रेस पार्टी में आज विधिवत उन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते हैं। अभी जिन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, मदन रावल सिया जी, आपको कुछ संबोधित करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि क्यों मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, मदन रावल वासिया जी 26 साल से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इतने समय के बाद अगर कोई व्यक्ति परिवार को छोड़ता है तो भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी वहाँ दी होती है और अपना सब कुछ तन मन धन से उस पार्टी की सेवा की होती है। और बहुत विशेष कारण होते हैं जब वो अपने उस परिवार को छोड़कर कहीं और जाता है, तो ये भावुक होना स्वाभाविक है। मैंने सबसे पहले 1988 में जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने पढ़ाई ज्ञान के लिए की और मैंने अपने जीवन का ध्येय जन सेवा बनाया। लेकिन 1988 से लगातार छात्र राजनीति करते हुए पूरे हरियाणा और देश में नाम कमाया और मेरे पास बीजेपी के जो 1-2 कार्यकर्ता होते थे उस समय, गिने चुने, उन्होंने आके मेरे से प्रार्थना की, मदन जी आपका बहुत बड़ा सर्कल है, आप छात्र राजनीति के एक मसीहा हैं और आपका छात्र राजनीति में पूरे देश के अंदर नाम चल रहा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा एकात्म मानववाद और राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके आधार पर मैंने चिंतन किया कि मैं सोचकर बताता हूँ। और फिर मैंने 1995 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने बालसमंद मंडल से कार्य शुरू किया। जब पुराना आदमपुर हल्का होता था, मंडल अध्यक्ष युवा से फिर जनरल बॉडी में मंडल अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उसके बाद जिला सचिव के रूप में रहा, मैं पार्टी में कार्य किया। और 1999 में प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने आदमपुर से चुनाव लड़ा, उनका मैं कवरिंग कैंडिडेट रहा। उनकी आदमपुर में जमानत बचाई, जिसमें मैंने खून पसीना बहाया। उसके बाद 2004 में दलबीर धिंडवास ने जब आदमपुर से चुनाव लड़ा तो उनको, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी स्टेज संभालने का कार्य मैंने ही किया। 2007 में राघवानंद जी ने चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन। उस समय 2007 के अंदर जो पूरे हल्के की बाइक रैली का मैं संयोजक रहा। 2009 में जब नलवा हल्का बना तो पार्टी ने मेरे को टिकट दी। 2009 में जब कोई टिकट लेने वाला नहीं होता था, उस समय हमने घर फूंक कर पार्टी की सेवा की और हमने पार्टी का तन मन धन से, जी जान से चुनाव लड़ा।
2009 से लेकर 2014 तक जितने कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों का मैं संगठन का इंचार्ज रहा नलवा हल्के का, और सब कार्यक्रमों की जिम्मेवारी निभाते हुए मैंने पार्टी को हिसार जिले में और पूरे हरियाणा में मजबूत करने का काम किया। 2014 में एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया 10 साल पहले कि हमारे देश का एक सूची जारी की गई कि 300 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है, और स्पेशल भाषण के अंदर बोलते थे कि उस काले धन को हम देश में लेके आएंगे तो हर नागरिक के खाते में करीबन 15 लाख रुपए जाएंगे। आज 10 साल बीत जाने के बाद अब कोई सूची मांगता है तो कहते हैं कि करीबन 30 लाख करोड़ ही काला धन विदेशों में जमा है। तो 270 लाख करोड़ रुपए जो काला धन विदेशों में से कैसे गायब हुआ और वो कहाँ सेटल हुआ, उसकी जिम्मेवारी, उसका बताने का जो दायित्व बनता है वो वर्तमान सरकार का बनता है। इतने बड़े बड़े खेल रचे जा रहे हैं। आज 150 लाख करोड़ रुपए देश का कर्जा बढ़ चुका है। 1 रुपए की आमदनी पे 84 पैसे हमें कर्ज चुकाने में चला जाता है। 16 पैसे इस देश के विकास में लगता है सिर्फ 1 रुपए में से। इस हालात के अंदर 2000 काले धन की बात हुई, उसके बाद मोदी है, मुमकिन है, ये नारा दिया गया, और अब लोगों को राम मंदिर के नाम पर, और दूसरा मोदी की गारंटी है, ये शब्द बोलकर इस देश को गुमराह करके, जुमले फेंक करके नीचे नेताओं का शोषण करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं, और जब उनके हक की बात आती है तो ये ऊपर के ऊपर दिल्ली में सेटिंग करके और कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप देते हैं। इस तरह लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। एकात्म मानववाद को इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने राष्ट्रवादी परंपरा को ख़त्म करते हुए एक व्यक्ति विशेष के ऊपर राजनीति करनी शुरू कर दी। इन बातों से दुखी होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देने का, छोड़ने का मन बनाया कि इस दलदल से मैं कैसे निकलूं। जिन्होंने कार्यकर्ताओं का और नेताओं का इतना अपमान करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा और इस देश की जनता ऐसे दल को वोट देगी और कार्यकर्ता या नेता उसके लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूं उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इस धरती पर। ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, अपने परिवार के सदस्य को मारने का काम करते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इसके बाद इन लोगों की सोच है, एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये शोषण कर रहे हैं। हरियाणा की परिस्थिति से आज सब वाकिफ़ हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट को यहाँ पर लेकर आई है बीजेपी, चौधरी रणजीत सिंह, जो बिजली मंत्री हैं अब भी, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस हरियाणा प्रदेश की जनता बेवकूफ़ है जो चौधरी रणजीत सिंह को वोट देगी या भाजपा को वोट देगी? किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं हरियाणा की जनता से? जब हम घर के अंदर मीटर लगवाते हैं तो उस मीटर की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। चौधरी रणजीत सिंह ने नवंबर 2023 के अंदर एक रेगुलेशन पास किया जिसमें इंडस्ट्रीज़ को सिक्योरिटी डिपॉजिट से छूट दी गई, ताकि मैं उनसे पैसा इकट्ठा कर सकूं और ऊपर वालों को संतुष्ट कर सकूं। और घरेलू उपभोक्ताओं के बिल के अंदर पिछले 3 महीने से 3 बिलों में लगातार जो 1 साल के दौरान जितनी अमाउंट बिल की बढ़ती है उसका 25% एक्स्ट्रा एनहांसमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कंजम्पशन सिक्योरिटी के रूप में हर घर से जेब काटने का काम किया है। अगर जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसे जेब कतरों को वोट देगी, जो आम नागरिक, गरीब से गरीब, जो गांव देहात में बसता है, उसके घर से पैसे ऐंठने का काम करेगी। अगर उनको वोट जनता दे रही है और वो जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले जो नेता हैं उनको जूतों की माला पहनानी चाहिए, वोट तो दूर रहा। उसके बाद मैं खट्टर की बात करता हूँ।
खट्टर कभी फरसा चलाता है, ब्राह्मण समाज का अपमान करता है, हर सिर से गर्दन काट देगी, मैं गर्दन काट दूंगा। इतना अहंकार इन लोगों में भरा हुआ, जो जनसेवा का भाव कहाँ इन लोगों में। उसके बाद अभी आपने देखा होगा जब यहाँ पर टिकट लेके आए रणजीत जी, ब्राह्मण समाज के बीच में उनका मजाक उड़ाते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज को बांटने का काम किया। जाति के नाम पे ये वोट बांटते हैं, धर्म के नाम पे भी ये लोग बांटते हैं। और उसके बाद ब्राह्मणों का अपमान किया। कल या परसों में चमारखेड़ा गांव के अंदर जाकर वहाँ पर कहते हैं कि चमार शब्द है, ये अच्छा नहीं है, इसको हट जाना चाहिए। इस तरह के जो सामंतवाद परंपरा के लोग हैं, चौधरी रणजीत सिंह ने सामंतवाद का परिचय दिया है। मैं कहता हूँ समाज को, पूरे के पूरे समाज को और पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे हरियाणा के अंदर से इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग दोबारा अच्छी हरकत ना करें और लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाएं। आप इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने ठीक चुनाव से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पार्टी को छोड़ दिया? काम को उचित समय पे करने का, जनता में संदेश देने के लिए कि मैं लालची नहीं हूँ। जनता में संदेश दिया है मैंने कि मेरे को कोई लालच नहीं है सत्ता का, मैं जन सेवा के लिए राजनीति में आया था और जन सेवा के लिए ही संघर्ष करता हूँ। जी मदन जी, बिजली का मामला और जो आपने काले धन का है तो कई साल से है, बिजली अचानक 2 दिन पहले ही आपने बिजली मामला कई साल से नहीं है। ये नवंबर के अंदर मेरे पास बाकायदा नोटिफिकेशन है, एक्सेप्ट इंडस्ट्रीज को छोड़कर डोमेस्टिक यूजर्स के ऊपर ये थोपा गया है पूरे हरियाणा में। आप जो संदेश लोगों को देना चाहते हैं, अगर कुछ टाइम पहले अगर आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस या कोई भी पार्टी ज्वाइन करते तो आपका मैसेज बहुत अच्छे तरीके से जो है लोगों तक पहुंचता और उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी मिलता। अब लास्ट मोमेंट पे आके इस तरीके से आपका मैसेज क्या लोगों तक पहुंच पाएगा? ऐसे है जी, पूरे हरियाणा के अंदर तो मैसेज जाएगा। पूरे हरियाणा का इलेक्शन बाकी है, मैं हरियाणा स्टेट का नेता हूँ। हरियाणा स्टेट के लोगों को ही मैं कह सकता हूँ ना भाई आप गलत वोट मत दें। हरियाणा के हालात क्या बनाए हुए हैं सबको मालूम है। गांव में जाके आप पता लगाएं लोगों से क्या हालात बना रखिए लोगों। अपने सर भाषण की स्टार्टिंग जो की थी भावुकता से की थी, और ख़ास बात ये थी कि आपने बताया कि जुड़े हुए कई साल से, लेकिन अचानक से मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 2 दिन पहले छोड़ा। ये भावुकता जो थी, इतनी भावुकता अगर थी आपके दिल में, इतना प्रेम था पार्टी के प्रति, तो 2 दिन पहले ही क्यों? रह भी सकते थे इलेक्शन तक, आप 2 दिन और रुक सकते। 2 दिन रुकने का उचित क्या है? जब उचित समय आता है, मालिक जब चाहता है तभी तो हम जाएंगे। 2014 से लेकर के 2019 तक भी जैसे सरकार रही है, 5 साल रही है, तो इस दौरान आप हमने गलत बातों का उठाया है मुद्दा। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, मैंने अखबार के अंदर आप न्यूज़ पढ़ के देखे, मैंने बार बार उठाया है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, नेताओं की भी अनदेखी की जा रही है। आप समझ जाएं, मैंने बार बार सचेत किया पार्टी को। तो कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर इस समय जो तुरंत आए हम आते इलेक्शन? तुरंत क्या, वो तो पब्लिक को सोचना, मैंने सच्चाई सामने रखी है, फैसला तो जनता करेगी ना। सर कोई ऐसा तो नहीं था कि आपकी अनदेखी की जा रही, इस वजह से आपने टिकट वितरण जो सही ढंग से नहीं किया गया, इसकी वजह से आपने छोड़ दिया? नहीं, टिकट के लिए मैंने 2014 में मेरे को टिकट नहीं दी गई। मैं 2019 में गंगवा जी आए नलवा हल्के से, उनसे पूछो, मैंने तन मन धन से उनके साथ गाड़ी में जाके सबसे पहले जो 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ता मैंने पार्टी के साथ खड़े किए थे नलवा हल्के में, सबको जगाने का काम मैंने किया कि हमें पार्टी को सत्ता में लेके आना है ताकि हरियाणा का विकास हो। आज बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा है, क्या उससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा? वो तो कार्यकर्ता और नेता सब देख रहे हैं कि उनकी हालात क्या बनाई हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश में, सबको मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।